सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। रेरा एक्ट की सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं सेक्शन 9 एंड 10 तक। आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ज़रूर देखना अगर आपको पूरा रेरा एक्ट अच्छे से समझना है तो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 की, जो कि दोनों ही सेक्शन डील करते हैं रियल एस्टेट एजेंट पे। अब आप कहोगे यार ये क्या इतना ज़रूरी हो गया। वैसे हम इस एक्ट का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही कर रहे हैं, छोटा सा एक्ट है, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है सारी की मैं वीडियोस बना दूंगा। बस आपका काम इतना है कि आपको पूरा देखना है और कमेंट में यार ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आप आगे क्या जानना चाहते हो। कोई भी डाउट है वो भी पूछ सकते हो ताकि मुझे आपका फीडबैक मिले और मैं फिर आगे और वीडियोज़ बनाऊँ जैसा भी सही लगता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 9 एंड 10 की। 9 एंड 10 रियल एस्टेट एजेंट पे डील करता है। अब इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं प्रॉपर्टी डीलर या फिर बोलते हैं ब्रोकर। ठीक है ना, तो ये दो टर्म सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन एक्ट में लिखा है रियल एस्टेट एजेंट। अब इसकी क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है कि भैया ब्रोकर को या प्रॉपर्टी डीलर को भी एक्ट में डाला गया है, चलो समझते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड, हु इज़ अ रियल एस्टेट एजेंट। यहाँ पे हम बात करते हैं रियल एस्टेट एजेंट है कौन। सेक्शन 2 ZM बताता है, जिसकी हमने बात भी करी है। मैंने एक पूरा एक वीडियो बनाई हुई है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे, उस पर मैंने बताया था। सिंपल से बस पढ़ेंगे और समझेंगे कि रियल एस्टेट एजेंट कौन होता है। एनी पर्सन हु नेगोशिएट और एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ वन पर्सन इन अ ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हिज प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग एज द केस में बी। सिंपल सी बात है, आपको इसका मीनिंग पता है, बस आपको लीगल मीनिंग जानना है कि भैया एक्चुअल में वो चीज़ें क्या क्या मेंशन है। भैया ये बंदा वो है जो कि किसी भी प्लॉट की, अपार्टमेंट की या फिर बिल्डिंग की डील में उस डील को नेगोशिएट करता है। अब नेगोशिएट का कैसे करेगा, आपको बेचना है, मुझे खरीदना है, ये आपको जानता होगा, मुझे भी कहीं ना कहीं से जानता होगा। हो सकता है कि 2 पर्सन हो, 1 पर्सन हो, हम एक मान के चल रहे हैं कि वो दोनों को जानता है। अब आपसे उसने कनेक्ट किया क्योंकि उसका काम ही ये है, उसका प्रोफेशन ही ये है। आपसे उसने कनेक्ट किया, पता चला कि हाँ भाई ये तो बेचना चाहते हैं। मेरे से कनेक्ट किया, हाँ भाई खरीदना चाहते हैं। अब आपसे प्राइस पूछा, कुछ मेरे से पूछा, उसको बीच में कहीं पे नेगोशिएट करवाया और डील और ट्रांजैक्शन हो गई। हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन इस बंदे ने आके यह डील को सक्सेसफुली कंप्लीट करवा दिया। ये हो गया भैया हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स का काम, जो कि सालों साल से हम देखते आ रहे हैं, कई टाइम से हम देखते हैं। ठीक है, और हो सकता है काफ़ी लोग आप में से ये काम करते भी हो या फिर आपके नोन में कोई ना कोई करता हो। ठीक है ना, अगर आप ये काम करते हैं या नोन में कोई करता है ज़रूर बताना कमेंट में, उनको भी ये फिर एक्ट जाके समझाना, इसकी इंपॉर्टेंस समझाना। ठीक है, तो ये वो पर्सन है जो कि नेगोशिएट करता है, सिंपल सी बात है। अब किस तरीके से नेगोशिएट होगा, इन्होंने जो भी प्रोसेस किया उसके थ्रू या तो सेल होगी विद अनदर पर्सन और ट्रांसफर ऑफ प्लॉट होगा, अपार्टमेंट और बिल्डिंग होगा। अब आप कहोगे ये एक्ट में लिखा है इसलिए हम एक एक बारीकी से पढ़ रहे हैं, सेल होगा या फिर ट्रांसफ़र होगा। आप कहोगे एक ही तो बात है, नहीं एक बात नहीं है। कॉमन मैन के लिए, आम आदमी की तरह सोचोगे तो एक ही बात है। अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, एज एन एडवोकेट सोचोगे, लॉयर सोचोगे, एक बात बिल्कुल नहीं है। या तो सेल होगी मतलब बेच दिया, या तो फिर ट्रांसफ़र होगा। और ट्रांसफ़र करने के 5 तरीके होते हैं, सिर्फ सेल नहीं होता। सेल उनमें से एक है, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिए गए हैं वो 5 तरीके जिनसे आप किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपने अगर एक्ट पढ़ा है, आप वो 5 तरीके यार नीचे कमेंट में बताओ। एक तो सेल हो गया, एक मैं चलो आपको ऐसे ही बता दूं, मेरे को मैं एक, जैसे आपने किसी को गिफ्ट किया, तो क्या आपने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हो? अगर आपने गिफ्ट कर दिया तो वो सेल तो नहीं हुई, क्योंकि गिफ्ट में कोई भी आपको इन रिटर्न पैसा, कॉन्सिडरेशन पैसा नहीं देगा। ठीक है, तो वो भी एक तरीका हो गया, गिफ्ट भी एक तरीका है। अब 3 तरीके बचे हैं, कमेंट में बताओ, नहीं पता वो भी बताना, मैं फिर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो ये सब तरीके हैं। अब ये दोनों चीज़ें हो सकती है, वो इन दोनों को ही नेगोशिएट कराएगा। और ध्यान से सुनो, और एंड रिसीव रेम्यूनरेशन और फीस और एनी अदर चार्जेस फॉर हिज सर्विस। वो कभी भी ये काम फ्री में नहीं करेगा। मान लो जो हमारे बीच में डील कराई वो मेरा कोई रिश्तेदार है या फिर मेरा कोई इतना नोन है कि वो पैसे नहीं लेगा, या फिर आपका इतना नोन है कि वो पैसे नहीं ले रहा। अगर उसने बीच में रेम्यूनरेशन नहीं लिया तो वो रियल एस्टेट एजेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका, अगर वो पैसे नहीं ले रहा इसका मतलब उसका काम ये नहीं है। काम ये नहीं है तो इसका मतलब वो इस एक्ट में कमर्शियल चीज़ों के लिए आया ही नहीं है। उसका तो पहले से ही तरीका ये था कि लेना है तो लोन, लेना नहीं लेना तो मत लो, मैंने आप दोनों को मिलवा दिया, तो वो एजेंट नहीं है। ठीक है ना, हमेशा कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन किसी भी तरीके से उसको मिलेगा। एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस थ्रू एनी मीडियम prospective buyers and sellers to each other for negotiation for sale or
परचेज ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग एज द केस में भी। अब इसमें सिंपल डायरेक्टली लिख भी दिया, एंड इंक्लूड्स प्रॉपर्टी डीलर्स, ब्रोकर्स, मिडिलमैन बाय वट एवर नेम कॉल्ड। आप उनको किसी भी नाम से बुलाओ, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, ध्यान से सुनना, वो कोई कंपनी भी हो सकती है। हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स ऐसा करते हैं कि वो बायर और सेलर को मिलवा देते हैं, कुछ ऐसा भी करते हैं कि बायर को उन्होंने अलग रखा है, सेलर को अलग रखा है, मिलवाया ही नहीं है, बीच में पूरी डील खुद कर रहे हैं, वो भी कवर है। दोनों तरीके से कवर है। आप इनको फिर चाहे किसी भी नाम से कह लो, 2-3 नाम यहाँ पे मेंशन करे हैं एक्ट में, कुछ नहीं भी करे होंगे, आपको A to Z जो नाम देना है उनको दे लो, लेकिन अगर उनका काम ये है तो वो इस एक्ट के लिए रियल एस्टेट एजेंट हो गए। आजकल बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो कि ये काम करती हैं, तो वो भी एजेंट की डेफिनेशन में आ जाएगी, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस, वो सारी चीज़ें पूरी होती है तो, ठीक है। अब अ रियल एस्टेट एजेंट मीन्स अ पर्सन, सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें, जो नेगोशिएट और एक्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, फैसिलिटेट करेगा सेल और परचेज ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग, और रिसीव करेगा इसके बदले में रेम्युनरेशन और कमीशन। बस ये 3 चीज़ें लेमैन लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में, ऊपर एक्ट में लीगल भाषा में, नीचे कॉमन लैंग्वेज। अब इसमें इंक्लूड्स आ जाता है प्रॉपर्टी डीलर्स, ब्रोकर्स और इंटरमीडियरीज किसी भी तरीके से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन बोला गया है सेक्शन 9(1) में। अब ये तो हम 2ZM की बात कर रहे थे जहाँ डेफिनेशन क्लॉज है, अब हम आ गए सेक्शन 9 में। सेक्शन 9(1) डील करता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन से। नो रियल एस्टेट एजेंट शैल फैसिलिटेट द सेल और परचेज और एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, नहीं करा सकता टू फैसिलिटेट द सेल और परचेज ऑफ एनी प्लॉट, अपार्टमेंट, बिल्डिंग का तब तक नहीं करवा सकता एज द केस में भी इन अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और पार्ट ऑफ इट being the part of real estate project registered under section 3 being sold by the promoter in any planning area without obtaining registration under this section। हमने पिछले वीडियो में जाना कि प्रोमोटर को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। जैसे किसी बिल्डर के दिमाग में आइडिया आया कि मेरी ये ज़मीन है, मैं इस पर ऐसे लोन लूँगा, यहाँ से पैसा लूँगा, ये करूँगा और ऐसे सोसाइटीज़ बना के ऐसे ऐसे बेचूँगा। ओके, अब उसको वो सारा आइडिया डॉक्यूमेंटेड करके रेरा को देना होता है। अगर वो यूपी में कर रहा है तो यूपी रेरा मान लेते हैं कि यूपी रेरा को वो जाके देगा कि भैया ये मेरा प्लान है, इसको भैया अप्रूव कर दो। 30 दिन का टाइम उनके पास है, अप्रूव करें या रिजेक्ट करें उन्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया प्रोमोटर जिसको काम करना है। अब इसके फ्लैट्स जो बिकवाएगा, जो एजेंट है, उसको भी रजिस्टर करवाना है यूपी रेरा में जाके। वो भी कहेगा कि देखो मैं ऐसा ऐसा ये काम करता हूँ, अपनी जो जो डिटेल देगा वो हम आगे जानेंगे, पर वो भी यूपी रेरा के पास जाएगा, अपने डिटेल्स देगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा और बताएगा कि मैं इस प्रोजेक्ट में ये फ्लैट नहीं, बस ये मैं इस प्रोजेक्ट में डील करने वाला हूँ और इसके मैं एक एजेंट बनूंगा और मैं ये फ्लैट्स बिकवाऊंगा, बस, ठीक है। ये है अभी 9(1) में लिखा हुआ। अब इसके आगे आता है सिंपल लैंग्वेज। नो रियल एस्टेट एजेंट शैल, क्या नहीं कर सकता, फैसिलिटेट नहीं करवा सकता सेल और परचेज इन अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर रेरा। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर डीलिंग इन रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स। जो भी प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड है उनके साथ डील करनी है तो एजेंट का भी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, वरना एजेंट के ऊपर फाइन लगता है। यस, और ये अपने कमीशन और पैसा भी क्लेम नहीं कर सकता, वो हम जानने वाले हैं इसी वीडियो में। तो एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा, एक इसको फॉर्म मिलेगा, वो भरेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स देगा, सब KYCs वगैरह, फीस देगा, फीस भी होती है, यस फीस होती है, मतलब ये अलग अलग टेन्योर की अलग अलग फीस होती हैं, ठीक है। एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड फॉर फिक्स्ड पीरियड। तो चलो इसी वीडियो के साथ मैं आपको दिखा दूंगा कि एजेंट की लिस्ट कैसे आपको, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये रजिस्टर्ड कैसे, क्या क्या डिटेल्स उसमें दिखती है प्रॉपर यूपी रेरा की वेबसाइट में जाकर, ठीक है। इसके बाद सबमिट डॉक्यूमेंट्स एंड फीस, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड फॉर फिक्स पीरियड हो जाएगा जैसे भी स्टेट का रूल है। फिर उसको रेन्यू कराना होगा अगर एक्सपायर हो रहा है उसका, जब भी उसका जो लाइसेंस बोलो या फिर जो भी इसका रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट बी कोटेड इन ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन होगी, जो भी वो डील करेगा उसमें एजेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी जाएगा। ओके, नाउ प्रोहिबिशन अंडर सेक्शन में कुछ मना किया गया है कि भैया एजेंट कैन नॉट सेल अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट। अब ये एजेंट रजिस्टर हो चुका है तो ये हमेशा ही रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स बेचेगा, अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स नहीं बेचेगा, फैसिलिटेट इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं करेगा और ऑपरेट विदाउट रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। मतलब रजिस्ट्रेशन हमेशा होगा इसके पास। एंड वायलेशन करेगा तो इसको पेनल्टी देनी पड़ेगी जो कि सेक्शन 62 में मेंशन है, उसकी भी बात हम यही करने वाले हैं, ठीक है ना। प्रोहिबिशन इसमें लिखी हुई है, सेक्शन 9 में ही लिखी है ये सब। अब हम आगे चलते हैं, ड्यूटीज़ ऑफ रियल एस्टेट एजेंट। भाई इसकी ड्यूटीज़ क्या क्या है। अब इसको रजिस्ट्रेशन मिल गया, इसका काम क्या है, पर काम इसका ये है कि एवरी रियल एस्टेट एजेंट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 9 शैल नॉट फैसिलिटेट द सेल और परचेज ऑफ एनी प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग इन अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और पार्ट ऑफ इट बीइंग सोल्ड बाय द प्रोमोटर इन एनी प्लानिंग एरिया विच इज नॉट रजिस्टर्ड। सिंपल सी बात है, नॉट रजिस्टर्ड वाले प्रोजेक्ट्स नहीं बेचेगा,
बी पॉइंट कहता है मेंटेन एंड प्रिजर्व सच बुक ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी अथॉरिटी बताएगी कि आपको अपना 6 महीने का, साल भर का अपना ये जो भी स्टेटमेंट है, अकाउंट्स रिकॉर्ड है, हमें देना होगा, तो वो इसको देना पड़ेगा, मेंटेन करेगा। नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पे डील नहीं करेगा। मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब जो कि बाकी कानूनों में मना की गई है कि भैया आपने प्रोजेक्ट बिका दिया, आपको पता है, जो कि मोस्टली चलता है कि आपने दिखा दिया बुक्स में कि 1 करोड़ का डीलिंग हुई है, ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन वो प्रोजेक्ट निकला 3 करोड़ का, बाकी 2 करोड़ कैश में डील हुआ है। तो ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आप नहीं करोगे। इसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट पॉइंट इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एनी स्टेटमेंट वेदर ओरली और इन राइटिंग और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन विच, जो कर सकती है फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट द सर्विस आर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। मतलब आप किसी भी बायर या सेलर को भी चीट नहीं करोगे, कुछ झूठ नहीं बोलोगे। रिप्रेजेंट दैट द प्रोमोटर और हिमसेल्फ हैज़ अप्रूवल और एफिलिएशंस विच सच प्रोमोटर और हिमसेल्फ डज नॉट हैव। कुछ ऐसी बातें नहीं कहोगी कि हमारे पास वो अप्रूवल और एफिलिएशंस हैं जो कि आपके पास एक्चुअल में नहीं है, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट नहीं करोगे। एंड मेक्स अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द सर्विस आप नहीं करोगे। सेकंड पॉइंट, आप किस में इन्वॉल्व नहीं होगे? परमिटिंग द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट वेदर इन एनी न्यूज़पेपर और अदरवाइज ऑफ सर्विस दैट आर नॉट इंटेंडेड टू बी ऑफर्ड। ठीक है ना, जो आप सर्विस देने ही नहीं वाले हो उसका आप कहीं पे एडवर्टीजमेंट और पब्लिकेशन नहीं करोगे। अगर आपने किया तो सेक्शन 62 में आपको भी पेनल्टी लगेगी प्रोमोटर के साथ साथ। ठीक है, नाउ अब आप सोच रहे हो, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर नज़र से चल रहे हो कि आप एक प्रॉपर्टी डीलर मान के चल रहे हो। नहीं, ये एजेंट्स की कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी होती है। अभी मैं आपको वेबसाइट में ले जाऊंगा, कुछ कंपनीज का दिखाऊंगा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, हो सकता है आपने बहुतों के नाम भी सुने हो। ठीक है ना, अब ये सब क्या करती हैं, इन सबको रजिस्टर होना ज़रूरी है अगर ये सब चीज़ें कर रही है। एक स्क्वायर यार्ड करके कंपनी है, स्क्वायर यार्ड काफ़ी बड़ी कंपनी है। 360 रियलिटर्स, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि एजेंट है। बेसिकली वो बनाती नहीं है, वो बेचती हैं बस, ब्रोकर फॉर्म हम जिसे बोलते हैं। फैसिलिटेट द पोजेशन ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, पोजेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन एज द अलॉटीज एंटाइटल्ड टू एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ प्लॉट। सब चीज़ें आप फैसिलिटेट करवाओगे, मतलब दोनों पार्टीज़ को, क्योंकि आप ही उनके बीच के एजेंट हो। एंड डिस्चार्ज सच अदर फंक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये सेक्शन 10 में 5 फंक्शंस लिखे हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे मैंने समझा दिया उसी तरीके से आप इसको किसी भी उसमें मैंशन कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या करेगा? मेंटेन बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू अलॉटीज, असिस्ट बायर एंड प्रोमोटर को असिस्ट करेगा, यस, कंप्लाई करेगा रेरा एक्ट एंड रूल्स को, और इसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल भी रहती है। ठीक है ना, बिकने के बाद भी इसकी लायबिलिटी रहती है। क्यों? क्योंकि अगर अभी आपने बेचा है, ट्रांजैक्शन हुई है, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर उस ट्रांजैक्शन में कोई भी फ्रॉड पाया गया तो। ठीक है, तो ये है इसकी जिम्मेदारियाँ जो कि आपको याद करनी है, और अगर आपका एग्जाम में ये सब्जेक्ट है तो ज़रूर लिख के लानी। सेक्शन 62 की बात कर लेते हैं भाई, जो पेनल्टी कहता है, सिंपल सी बात है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया या फिर 9 और 10 का कॉन्ट्रावेंशन किया तो आपको क्या लगेगा? लाइबल फॉर पेनल्टी ऑफ ₹10,000 फॉर एवरी डे, हर दिन की 10,000 रुपये लगेंगे जब तक वो डिफॉल्ट आप करते रहोगे। सेकेंड, विच में क्यूमुलेटिवली एक्सटेंड्स टू द 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग। जो कहाँ तक जा सकता है? उस प्लॉट का, अपार्टमेंट का और बिल्डिंग की जो ट्रांजैक्शन की बात हो रही है उसके 5% की कॉस्ट तक। समझ रहे हो? अगर आपने 1 करोड़ का फ्लैट बिकवाया, उसमें कुछ धांधली हुई या कुछ आपसे गलती हुई, तो उस 1 करोड़ का 5% कितना होता है भाई? 1 करोड़ का 5% होता है 5 लाख रुपए। ठीक है, अब 5 लाख रुपए तक का आपका फाइन जा सकता है, शुरू होगा 10,000 पर डे से। ओके, आई थिंक ये क्लियर है। इसके बाद अगर यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है सिंपल सा, 10,000 पर डे, मैक्सिमम अप टू 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लॉट और अपार्टमेंट। अगर आप ये डिफॉल्ट मना करने के बाद भी कंटिन्यू करते गए, सब कुछ डिसाइड हो गई, पेनल्टी डिसाइड हो गई, आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू हो रहा है, उसके बाद हैवी फाइनेंशियल लायबिलिटी और लग सकती है जो कि आगे डिसाइड करेगी अथॉरिटी। ठीक है ना, तो ये सेक्शन 62 की बात है। नाउ कैंसिलेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर एजेंट वायलेट करता है प्रोविजंस को, जो कि हमने अभी बात करी पीछे, एंगेज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस, फेल्स टू कंप्लाई विद ऑर्डर, और अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग आपको ज़रूर मिलेगी, उसकी टेंशन नहीं है। तो ये है रजिस्ट्रेशन का। तो चलो मैं आपको, जैसे मैंने बोला था, रेरा की वेबसाइट में ले जाके जरा एजेंट्स की लिस्ट दिखाते हैं। ठीक है, हम आ गए यूपी रेरा टाइप किया, इनकी पहली वेबसाइट खुल गई है। अब हम यहाँ पर चलते हैं। अब अगर आपको ना इसमें कंप्लेन और ये सब चीज़ें वैसे मैं सिखाने वाला हूँ आगे, धीरे धीरे जैसे हम एक्टिव में आगे बढ़ेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं, हम आए हैं एजेंट्स के बारे में जानने में। ठीक है, एजेंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ आपके एजेंट्स के बारे में आ जाएगा, यहाँ पे है रजिस्टर्ड एजेंट्स। ठीक है, ये ऑप्शन दिखा आपको, रजिस्टर्ड एजेंट पे क्लिक करेंगे। नाउ अब यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी कि कितने एजेंट्स रजिस्टर्ड है, कहाँ? यूपी रेरा में।
ठीक है ना। अब ये है देखो सारी लिस्ट, सबसे पहले ही आ रहा है 360 रियल्टर्स LLP, 999 टेक्नोलॉजीज वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनीज है। आप कहोगे यार कंपनीज ही होती है क्या? देखो लिखा हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी है, कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म। इंडिविजुअल भी हैं, आदेश शर्मा, आदित्य सिंह, आकाश अरोड़ा, जो ये इंडिविजुअल ब्रोकर्स होंगे, इन्होंने भी, क्योंकि ये डील करते हैं तो इनको भी रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। तो यहाँ से एक डाउट क्लियर होता है कि क्या सिर्फ इंडिविजुअल होगा? नहीं, इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। अब चलो एक का किसी का खोल के भी देख लेते हैं भाई क्या है। तो जैसे हम किसी कंपनी का खोलते हैं, 360 रियल्टर्स का ही खोल लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है इनका व्यू डिटेल, ठीक है। अब इनकी देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हमारे सामने आती है। यूपी रेरा में इन्होंने क्या क्या चीज़ें सबमिट करी है, अगर ये खुलता है तो। हाँ खुल रहा है यार, पढ़ो तो फिर पूरा डिटेल में पढ़ो अच्छे से, मैं तो यही मानता हूँ। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल भी आपको पता चल जाए, ठीक है। देखो इनका यहाँ पे आ गया रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डेट दिख रही है, कब तक इनका वैलिड है, ठीक है। आप सब देख सकते हो किसी से भी डील करने से पहले, किसी ब्रोकर से डील करने से पहले कि भाई रजिस्टर है कि नहीं, बाद में तो नहीं फंसवा देगा। आपको खुद ही जागरूक बनना पड़ेगा। इसीलिए तो भाई ये चैनल बना रखा है, इसलिए तो ये वीडियोस बनाता हूँ मैं कि यार लीगली इन्फॉर्मेशन मिल पाए, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। पैन नंबर आ गया भाई साहब का, ठीक है ना, कंपनी का होगा। उसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोडेड है यहाँ पे, और ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देख, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी का, ये तो इन्होंने गलती डाली है शायद, इतना पुरानी कंपनी है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे इनका एड्रेस एक गुड़गांव का एड्रेस है, और मोबाइल नंबर है इनका, ईमेल आईडी है, ये सब चीज़ें हैं। ये सब पब्लिक के लिए है भाई, जानने के लिए, बस जानना आना चाहिए। अब इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख लेते हैं, खुलता है तो 2 मिनट का काम होगा। हाँ यहाँ से इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खुल रहा है, उसमें देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। वही सेम इन्फॉर्मेशन होती है इसमें। देखो उनका नाम आया है, दिस रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बेयरिंग नंबर दिस टू मेजर्स 360 रियल्टर्स LLP, ठीक है। और इनका बिजनेस एड्रेस गुड़गांव का है, टू एक्ट एज अ रियल स्टेट एजेंट टू फैसिलिटेट द सेल और परचेज ऑफ एनी प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग एज द केस में बी इन अ रियल स्टेट प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ। आपको हर स्टेट का अलग अलग लेना पड़ेगा अगर आप एक से ज़्यादा स्टेट में डील करते हैं तो। वैसे मोस्टली ऐसा कम ही होता है, पर अगर बड़ी कंपनी है तो कर भी सकती है, बिल्कुल करती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक्ट जो मैंने अभी हम पढ़ के ही आ रहे हैं ना, वही छापा हुआ इन्होंने, ठीक है ना। कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, शैल मेंटेन प्रिजर्व बुक्स ऑफ अकाउंट, सब पूरा सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 की ही बातें हैं इसमें। ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में बातें हो रही हैं ये, ठीक है ना। अब ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे डेट आ गई इनकी, और यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट करेंगे तो ये सर्टिफिकेट अपना ऑफिस में लगा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वहाँ से अपना प्रूफ कर सकते हैं। इनका कब तक वैलिड है? 5 साल का वैलिड है, 17 से शुरू हुआ था, 22 तक है। एंड द वैलिडिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैज़ नाउ बीन अमेंडेड अप टू, क्योंकि इन्होंने एक्सटेंड करा लिया होगा, तो 2027 तक अब वैलिड है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकल भी समझ में आ रही होगी। यार शेयर ज़रूर करना है वीडियो को। देखो एजेंट में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताना कमेंट में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।